नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। राष्ट्र आजकल के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुकेश राजपूत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सर, आपका भी स्वागत और राष्ट्र आजकल के दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। और आपकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बहुत कम समय में आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और इस प्रोग्राम की जो उद्देश्य है कि बच्चों तक हमारी बात पहुंचे, उम्मीद है उसका भी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपको मुकेश राजपूत जी के बारे में बता दूं। ये जो शख्सियत आप देख रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, ये बहुत बड़ी शख्सियत है जिन्होंने आज हमको ये अमूल्य समय अपना दिया है। सीए पास इन्होंने बुक लिखी है और सर खुद सीए हैं। कैसे सर सीए बने, उनकी कहानी बड़ी रोचक है। इनकी बुक है और बुक अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। आप मार्केट से इनकी बुक कहीं भी से भी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सर से मैं आज बहुत सारे विषयों पर बात करूंगा क्योंकि सर की जो कहानी है उससे मैं खुद बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूं। और जब मैंने सर के बारे में सुना तो शायद मुझसे रहा नहीं गया और सर से मिलने की बहुत इच्छा थी। मेरा सपना आज पूरा हुआ। मैं चाहता हूं कि सर के बारे में आप भी बहुत कुछ जानें और अपने जीवन में वो सब कुछ आत्मसात करने की कोशिश करें जो सर ने किया है। सर ने जो संघर्ष किया है उन सब विषयों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सीए पास बुक है, ये लिखने का मन में कहाँ से आया? मन ऐसा कैसे मन बन गया सीए पास बुक लिखने का? सबसे पहले कि मैं ये बताऊं कि मैंने बुक क्यों लिखी है और क्या उसका उद्देश्य, से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को। जी। मैं बहुत छोटा था, मुझे किसी ने कुछ टैगलाइन दी थी। वो टैगलाइन मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे धनी, होशियार या समझदार व्यक्ति नहीं हूँ। मैं दुनिया का सबसे धनी, होशियार या समझदार व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं सफल रहता हूँ क्योंकि मैं चलता रहता हूं और चलता रहता हूं और चलता रहता हूं और चलता रहता हूं। कहते हैं जो इंसान चलता रहता है ना सर, वो सफल रहता है। ये भी कहा जाता है कि बहता हुआ पानी हमेशा पीने योग्य होता है, जबकि रुका हुआ और ठहरा हुआ पानी कितना भी साफ क्यों ना हो लेकिन वो फिर भी पीने योग्य नहीं होता है। मैं इस बात की श्रृंखला को थोड़ा आगे और ले जाते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ सर कि आपने कई जगह में सेमिनार में जाता हूं या कई स्टूडियो में जाता हूं, कई चैनलों में जाता हूं, तो मैं अक्सर एक बात का उपयोग करता हूं और यदि आपने वो बात सुनी हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वैसे ही रिएक्शन देंगे जैसे कि आप पहली बार सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किलें तो हर एक इंसान के जीवन में आती हैं, मुश्किलें तो हर एक इंसान के जीवन में आती हैं। कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। क्या बात है सर, बहुत शानदार लाइन है आपकी। आपकी इन लाइनों को सुनकर शायद जो भी व्यक्ति ये लाइन सुनेगा वो अपनी जीवन में इस चीज़ों को आत्मसात करने की कोशिश करेगा। एक सबसे बड़ी बात आपने कही, निरंतरता। आप चलते रहिए, प्रयास करते रहिए। अगर आप चलते रहेंगे, भले ही आप में काबिलियत उतनी नहीं है, पर अगर आप निरंतर हैं, चलते रहें और आप बराबर प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ये कहीं ना कहीं मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में आपसे सीखने की कोशिश की है, इसलिए मैंने आपसे पहले उम्मीद की थी कि आप रिएक्शन ऐसा दीजिएगा आप पहली बार सुन रहे हैं। बिल्कुल। अब आपका जो बात की आगे बड़ा चर्चा होती किताब कैसे लिखी गई, क्योंकि आपके प्रोग्राम को हमारे डियर स्टूडेंट भी देखेंगे जी और टीचर्स भी देखेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि टीचर्स के लिए दो शब्द यहाँ पर आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं शिक्षकों का दो शब्द कहना चाहता हूं। जी। 2018 में मुझे स्टार प्लस के एक रियलिटी शो में आमंत्रित जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर हमसे एक सवाल पूछा गया था कि इस दुनिया में आप सबसे ज्यादा स्मार्ट किसे मानते हैं। तो हमने जवाब दिया कि इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा स्मार्ट उसे मानते हैं जिसने हमें स्मार्ट बनाया, हमें स्मार्ट बनाया, हम सबको स्मार्ट बनाया। सही बात है। वो कोई और नहीं है, वो एक टीचर, शिक्षक, हमारा गुरु। बिल्कुल बिल्कुल सही। कहते हैं जहां गुरु होता है वह गुरूर नहीं होता है। बिल्कुल। कहते हैं जहां गुरु होता है वह गुरूर नहीं होता है, और जब गुरूर नहीं होता है तभी एक साधारण इंसान असाधारण बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी कहा जाता है कि यदि जीवन में आपको एक अच्छा इंसान बनना हो, यदि जीवन में आपको एक अच्छा इंसान बनना हो
तो आपके अंदर एक अच्छी सोच, जी। एक अच्छी समझ और एक अच्छा ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इन तीनों चीजों को पाने के लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं पूरे हमारे स्मार्ट गुरुजनों को, जिन्होंने हमें स्मार्ट बनाया है, जी। मैं उनको बहुत बहुत चरण वंदन आभार कर व्यक्त बिल्कुल, करना मैं भी चाहता हूं। प्रणाम करता हूँ, चरणों में वंदन करता हूँ गुरुओं के। क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति है जी। जो हमें अंधकार से उजाला की ओर ले जाता है। जी। गुरु ही वो व्यक्ति है जो कि अज्ञानता की बारिश में ज्ञान का छाता लेकर हमारे पास आता है। तो क्या ऐसे बात। गुरु को हम पुनः प्रणाम करते, चरण वंदन बिल्कुल। करते हैं। अब बात ये उठती है कि किताब लिखने का उद्देश्य कैसे मिला और कहाँ से मुझे क्यों इसकी जी। जरूरत पड़ी है। जी सर, बात 12 अक्टूबर 2012 की है। जी मैं अपने ऑफिस में बैठ के जी टैली पर काम कर रहा था। जी तभी उसी समय लाइट चली गई जी और मेरे क्लाइंट थे, उनका मैं काम कर रहा था, जो कि मेरे सामने बैठे हुए थे, जी। जिनका मसाले का बहुत बड़ा कारोबार है। जी तो मैंने सोचा लाइट चली गई है और ये पता नहीं दोबारा कब आएंगे, कब मैं इनसे बात करूंगा। जी। क्योंकि मेरा मानना है कि हर इंसान का सम्मान करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप कितनी ऊंचाई पर क्यों ना चले जाएं, अगर आप सच में सबका सम्मान करेंगे जी। तो आपका विकास अपने आप हो बिल्कुल जाएगा। होगा, बिल्कुल। तो मैं ऊंचाई पर जरूर पहुंचा, लेकिन आज भी मैं अपने ऑफिस बॉय का, सबका मैं सम्मान करता हूं। जी, बिल्कुल। क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है, पैसे का भूखा कोई भी नहीं है। सही बात। कहते हैं सम्मान से आप उनसे हर काम करा सकते बिल्कुल। हैं, लेकिन आप पावर से नहीं करा सकते। जी तो मैंने सोचा ये क्लाइंट चले जाएंगे, जी। तो मैंने अपने जीवन के एक हिस्से की छोटी सी कहानी उनके साथ शेयर की। क्या बात। मैंने कहा सर, आपका माल जाता है इटारसी में शरद अग्रवाल जी के यहाँ। जी। हाँ जाता है इटारसी में, पुराने इटारसी चावल लाइन में दुकान है जी उनकी। जी मैंने कहा सर, मैं उनके यहाँ पर चौकीदारी का काम किया करता था। क्या मेरी बात। ड्यूटी शाम को 7 बजे से और सुबह करीब 8 बजे तक मेरी ड्यूटी लगती थी। जी और उनका घर पुरानी इटारसी में ही था। जी। तो घर की रखवाली करना और दुकान की रखवाली करने, जी। ये दोनों ड्यूटियां मेरे पास थी। जी तो एक रात की बात है, सुबह के 5 बज रहे होंगे, जी मैंने 2 चोरों को देखा कि वो पेट्रोल चुरा रहे थे। तो जी। मैं उनके पास पहुंचा और उनको पकड़ा। चूंकि चोर बड़े थे और मुझसे ज्यादा ताकतवर थे, तो जी। उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। जी और जब वो मुझे मार रहे थे, जी। तो मारते मारते वो ये भी कह रहे थे, अरे ये चौकीदारी के साथ चोरी का काम करता है, जी। ये इस तरह करता है। जी। और इस तरह भीड़ इकट्ठी हो गई। जी। जब भीड़ इकट्ठी हुई तो भीड़ को भी क्या होता है, भरोसा मिलना होता है सर। अगर कोई व्यक्ति, एक आदमी बोलता है कि ये गलत जी। है, तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जब उसी बात को 2 लोग बोलेंगे या 2 से ज्यादा बोलेंगे, जी। तो गलत बात भी सही हो जाती है। जी। तो उन 2 चोरों ने कहा भीड़ से कि ये चौकीदारी के साथ साथ पेट्रोल चुराने का काम भी करता है। जी भीड़ ने कहीं ना कहीं, गुस्सा जो रहता है, भीड़ का गुस्सा अपने आप रहता सही है। बात। तो भीड़ ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं भीड़ को समझा रहा था, जी। अरे भाई साहब मुझे मत मारिए, मैं चोर नहीं हूँ, चोरी इसने की है। लेकिन भीड़ के पास सोचने समझने की कोई पावर नहीं होती है, जी। क्योंकि भीड़ के पास सिर्फ रिएक्शन होता है और एक्शन होता है। जी। मैं समझाता रहा, लेकिन लोग मेरी बात को मानने को तैयार नहीं थे। जी इस तरह वो मारते मारते मुझे इटारसी थाने ले आने लगे। जी रास्ते में घर पड़ता है साहू जी, तो एक घर से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आता है, करीब 60 साल का रहा होगा। जी। और आते ही वो भी मुझे पीटना शुरू करता है और कहता है कि बता, मेरी नाती की साइकिल चुरा के तूने कहाँ रखी है। 2 दिन पहले ही उसकी नाती की हीरो रेंजर साइकिल जी। चुरा ली। जी तो उसने भी मेरे ऊपर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। जी। मैंने कहा सर, मैंने नहीं साइकिल चुराई ना, मैंने कुछ देखा, लेकिन जी। वो मारता गया। कहते हैं जब लोहा होता है ना सर, लोहा, जी उसको भी उसका आकार देने से पहले एक बहुत गर्मी वाली आग से गुजरना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक वो लोहा तपेगा नहीं, वो अपना आकार नहीं लेगा। तो शायद ये मेरी परीक्षा के जी, दिन थे, बिल्कुल। भगवान मेरी परीक्षाएं ले रहा था। जी मैं मना करता रहा, लोग मुझे मारते गए। सच बताएं साहू जी, लोग मुझे पीछे से लात मारते, मैं गिर जाता, जी। फिर मैं उठ जाता, और ऐसे करते करते मैं इटारसी थाने पहुंचा। जी थाने पहुंचकर सिपाहियों ने भी हाथ साफ किया और उन्होंने पीटना शुरू किया। कुछ देर में टीआई साहब आए। टीआई साहब थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति होते जी। हैं। कहते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं ना, वो मामले की तह तक जाते जी। हैं, वो रिएक्शन नहीं करते। तो उन्होंने कहा, भीड़ से कहा, रुको, इस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। जी बेटा बताओ क्या हुआ। मैंने टीआई साहब को सारी घटनाएं बताई कि मैंने ऐसा हुआ था, मैं ये करता हूँ, जी। मैं खेड़े पर रहता हूँ। टीआई साहब ने कहा, भीड़ से वो 2 व्यक्ति कौन है जी जिन्होंने सबसे पहले इस व्यक्ति को पेट्रोल चुराते हुए देखा था। जी
पता लगा वो 2 व्यक्ति भीड़ से गायब हो सकते। और टीआई साहब सारे मामले को समझ गए थे और टीआई साहब की पार की नज़र मुझको ऊपर से इस तक उन्होंने देखा और मेरे कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि देखना बेटा, मेरा मानना है एक दिन तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े इंसान करोगे, ऐसा मेरी दृष्टि बोलती है। उसके बाद जब ये कहानी मेरे क्लाइंट ने सुनी तो वो अपनी चेयर से उठ के और मेरे पास आ गए और मुझसे गले लगते हुए बोलते हैं कि मुकेश, तुम्हारे अंदर इतनी सारी दैवीय इच्छाएं हैं, मतलब इतना तुमने सब कुछ सहा है जी। और उसके बाद भी तुम यहाँ तक पहुंचे, जबकि हम अपने बच्चों को स्कूल के गेट तक छोड़ने जाते हैं, गाड़ी लेने आती है, पूरे खर्चे हम देते, सारे पैसे हम खर्चा देते हैं, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, फिर भी आप यहाँ तक आए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस किताब पर, तुम्हारी मतलब इस कहानी पर एक किताब लिखो और किताब लिख कर उन बच्चों को बताओ जो बच्चे जरा निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करना एक बड़े वर्ग का हिस्सा है, जबकि पढ़ाई लिखाई करना सबके लिए समान है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कभी भेदभाव नहीं करती है। अमीर है तो भी पढ़ना पड़ेगा, गरीब है तो भी पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब अगर तुम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बच्चों के बीच बताओगे तो फिर इस तरह मैंने वो कहानी कोई 3 साल लगे, जिसका नाम है सीए पास द रियल स्टोरी, 2015 में मैंने इसे लॉन्च की। 3 साल लिखने के बाद उस किताब से जो भी रॉयल्टी आती वो सब चैरिटी में जाती, क्योंकि मेरा पर्पस ये बताना है स्टूडेंट्स को कि हम में अनलिमिटेड पावर से, हमारे पास अनलिमिटेड शक्तियां हैं, जरूरत है उन पावर को एकत्रित करना और आगे बढ़ने की। तो इस तरह ये किताब मैं लिख पाया सर। चलिए, तो ये तो बहुत रोचक कहानी है इस किताब को लिखने की। ये सीए पास द रियल स्टोरी जो सर ने लिखी है और खुद के जो सर के एहसास हैं अपने जीवन को लेकर, और पूरी किताब जब आप पढ़ेंगे तो एक अलग ही अनुभूति होगी। और सर ने ये किताब 2015 में प्रकाशित की है और इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के माध्यम से आपने प्रकाशित की है। सर वहाँ पर जो सर हैं मनीष गुप्ता जी, वो भी काफ़ी एनर्जेटिक हैं, उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई और ये बुक जो मार्केट में आई इसके पीछे की भी कोई कहानी ज़रूर होगी, क्योंकि आपके साथ मुझे लग रहा है हर हिस्से में कहीं ना कहीं कोई कहानी छुपी है। देखिए सर, क्या होता है, हर कोई भी नया काम हो, मान लीजिए आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर मुझे आपकी तरह प्रोग्राम होस्ट करने का मौका मिलेगा तो मुझे उसी ABCD शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो हर काम की शुरुआत ABCD से होती है। जी सर, मैंने किताब तो लिख ली जी। अब किताब लिखना और लिखने के बाद वो सही प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित होना, बिल्कुल, क्योंकि मेरा मकसद था कि ये किताब अगर स्टेशन पर जाए तो आपको मिले। मेरा मकसद था किताब बच्चों तक पहुंचे जी। तो बच्चों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि मैं किसी प्रकाशक से प्रकाशित इसे कराऊं और वो इसको सर्कुलेट करे। सही बात। उसके बाद मैंने कई प्रकाशकों से संपर्क किया, तो किसी ने कहा कि हमारी एडिटोरियल टीम 3 महीने में बताएगी, किसी ने बोला 4 महीने में बताएगी। उसी दौरान मैंने वेबसाइट पे इंदिरा पब्लिशिंग हाउस का वो देखा जी, तो मैंने उनको मेल किया जी। जब मेल किया तो उनकी टीम ने इमीडिएटली मुझे रिप्लाई किया जी। जब रिप्लाई किया तो मैं उनके विट्ठल मार्केट जो लैंडमार्क द स्टोर है मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने कहा सर ये फोटो कापी वगैरह स्पाइरल बाइंडिंग करके लेगा। मैंने कहा सर मैंने किताब लिखी 3 साल की मेहनत से और मैं चाहता हूँ कि किताब पब्लिश हो जी। और इस किताब की जो फायदे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं किताब में एक कहानी नहीं है जी। उसने कैसे अचीवमेंट्स किए, वहां तक कैसे पहुंचा, उसने क्या टेक्निक्स अपनाई, उसके पास पैसे नहीं थे वो कैसे पढ़ता था, मेमोरी कैसे तेज की उसने जी। ये सारी चीजें उसमें हैं। तो मनीष गुप्ता जी ने कहा कि ठीक है, हम इसको, हमारी एडिटोरियल टीम इसको पढ़ेगी, पर रिप्लाई देगी, हम आपको 15 से 20 दिन रिप्लाई देंगे जी। लेकिन यकीन मानना सर, उनका रिप्लाई 7वें दिन आ गया। क्या बात। उन्होंने कहा कि सर हमारी एडिटोरियल टीम ने इसको पढ़ लिया है और वो कहना चाहती है, उसका फीडबैक है कि ये मार्केट में आनी चाहिए जी। तो इस प्रकार की किताब प्रकाशित हो पाई। मतलब हर चीज के पीछे कहानी है। काम अब किताब भी कैसे बच्चे की समान है जी। उसको आपने लिख दी, लिखने के बाद अगर इसको एक प्लेटफॉर्म आप नहीं देंगे जी, तो ये भी एक उसी तरह बन जाएगी जैसे कि और किताबें हैं। तो इसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म देने के लिए मैंने बहुत मेहनत की सर। सर बहुत
शानदार तरीके से आपने सारी प्रस्तुतिकरण करा। आपका प्रस्तुतिकरण भी बहुत शानदार है। आप अक्सर हमने देखा है आपको, आप कई कॉलेजों में जो है बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए जाते हैं, तो क्या अनुभव रहते हैं आपके, और हमारे दर्शकों को भी मार्गदर्शन दें कि लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है। लाख बार भी आप धोखा खा जाएं या किस्मत को कोस दें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सफल होना है तो क्या प्रयास करें और किन चीज़ों को आगे रखें और आगे बढ़ें, इनके बारे में भी प्रकाश डालें। हाँ बिल्कुल, देखिए साहू जी, जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ और ईश्वर कृपा है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अपना ऑफिस है, पैसा है, नाम है, सब चीज़ें, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है जो आप देख नहीं पा रहे हैं जी। क्योंकि रातों रात कोई इंसान सफल नहीं बन बिल्कुल सकता बिल्कुल है सही, बिल्कुल। उसके पीछे लगातार चलते रहने वाली प्रोसेस है, लगातार मेहनत करने की प्रोसेस है, क्योंकि आप अगर लगातार मेहनत करते जाते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं जी। मैं जब सेमिनार में जाता हूं, जब मैं स्टूडेंट से रूबरू होता हूं, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि कोई भी जादूगर नहीं है सर जी। है ना। और देखिए, पैसे कमाना और सरस्वती को ग्रहण करना दो अलग अलग चीजें हैं सर। बिल्कुल। मैं स्टूडेंट को साफ साफ बोलता हूं कि हो सकता है आप अमीर बन जाएं, जी बिल्कुल, बहुत आसान है, सही बात है, लेकिन सरस्वती को ग्रहण करना इतना आसान नहीं, क्योंकि सरस्वती जो होती है वो बहुत निष्ठुर है। बिल्कुल। वो उसी के पास जाती है जो सच में मेहनत करता है और सच में तल्लीनता से उसकी मेहनत करता है। और ये भी कहा जाता है जिसके पास एक बार सरस्वती आ जाए तो लक्ष्मी स्थायी रहती है। तो सरस्वती को पाने के लिए सबसे आसान ये है, तरीका ये है कि आप अपना जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें तन्मयता से आप खो जाएं। दूसरी बात, अक्सर स्टूडेंट देखते हैं कि मैं सेमिनार में देखता हूँ, कई स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ कि वो एक कोर्स कर रहे हैं, साथ में बैकअप कोर्स कर रहे हैं, साथ में एबी कोर्स कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप मल्टीपल चॉइस पर चलेंगे ना जीवन में, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। सफलता का एक मूल मंत्र ये है कि जो आपने जो सबसे पहले कोर ऑब्जेक्ट चुना है, आप उस पर अड़िग रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर बिल्कुल मनन करते रहिए, चिंतित रहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करता था जी। मेरा दोस्त है प्रमेश कुमार पांडे, जैसा कि मैंने किताब में भी उसके बारे में लिखा है जी। मैं पढ़ा लिखा नहीं था जी, मैं होटलों में काम कर रहा था, बर्तन मांज रहा था। किसी ने मुझसे कहा कि इस किताब में बहुत बड़ी ताकत है, इस पढ़ाई में इतनी ताकत है कि आप दुनिया की हर चीज हासिल कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा, इसमें इतनी बड़ी ताकत क्या? हाँ, इसमें इतनी बड़ी ताकत है कि आप अगर इसको पा लेते हैं ना तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और हाँ, इसको पाने के लिए पैसे नहीं चाहिए सर जी। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बात निकली है जी कि पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं चाहिए सर, आपके अंदर इरादा चाहिए। बिल्कुल। आपके अंदर आग चाहिए, जुनून चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके पास रहेंगी ना तो आप दुनिया के बड़े से बड़े कोर्स को हासिल कर लेंगे। मैंने मात्र 2700 रुपए में सीए बना हूं सर। कैसे बना वो इस किताब में आपको पता चलेगा जी। तो मैं स्टूडेंट्स को जब रूबरू होता हूं और मैं स्टूडेंट्स ये कहता हूं कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करें जी, मल्टीपल चॉइस पे ना चलें, क्योंकि मैंने इसी बात पर मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, प्रमेश कुमार पांडे जो कि रीवा से आए हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है सर जी। जब मेरी पढ़ाई पूरी तरह छूट चुकी थी और मैंने अचानक 5वीं से डायरेक्ट 10वीं का फॉर्म भरा जी, और उस समय हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशेष योजना निकाली सर जी, जिसको आजकल रुक जाना नहीं योजना, बिल्कुल बिल्कुल, ओपन पत्राचार पाठ्यक्रम। यानी ऐसे बच्चे जो कि किसी कारणवश अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, वो डायरेक्ट 10वीं परीक्षा एडमिशन दें जी, और वहां पर 3 बार मतलब 4 बार आपको मौके दिए जाएंगे पास करने के जी। तो मैंने उसमें फार्म भरा, यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का, और साथ में मैं मतलब शिक्षा विभाग का जिन्होंने ओपन पत्राचार पाठ्यक्रम बनाया था, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे बच्चों के लिए उन्होंने रुक जाना नहीं योजना जैसी बनाई, और मेरे जैसे बच्चे उस एग्जाम में जाके बैठे। मैं 3 बार उसमें फेल रहा, अरे, और चौथी बार मैंने 10वीं पास की। चौथी बार में जी, चौथी बार मैंने 10वीं पास की। उसके बाद में आपको आगे बताऊंगा कि सीए का इंस्पिरेशन कैसे मुझे मिला, लेकिन चूंकि मैं उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं 12वीं पास करने के बाद जब मैं वहाँ पर पहुँचा, बीकॉम फाइनल मैंने चित्रांश में एडमिशन लिया कॉलेज में जी। तो क्या था, वहाँ पर कई मित्र लोग बैठे होते थे जी। तो मेरी आंखें
उस मित्र की तलाश में थी जी। जो मेरी पढ़ाई में मदद करे। जी। डियर दोस्तों, सफल होने के लिए अच्छे मित्रों का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे यहाँ फिर कहना चाहता हूँ, कई माता पिता ये कहते हैं उससे दोस्ती मत रखो, जी। दोस्त अच्छे नहीं होते। ऐसा नहीं है जी। दोस्त का चॉइस आपको करना है। जी। दोस्त सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि वही आपको आगे ले जाते हैं, बिल्कुल। वही आपकी सहायता करते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं बीकॉम फाइनल में क्लास में बैठा रहता था जी। तो कई स्टूडेंट बाहर मस्ती करते थे जी। और कहते थे अरे ये तुम पागलों के समान क्लास में क्यों बैठे हो। जी। तो मैं उनसे कहता क्लास में बैठना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि मुझे पता था कि यही शिक्षा मुझे ऊपर ले जाएगी। जी। तो उस क्लासरूम में मैंने एक दिन पीछे मुड़ के देखा, लास्ट बेंच पे एक लड़का बैठा हुआ था जी। जो कुछ लिख रहा था। जी। और मेरी पार की नजर उस लड़के की पड़ी और मैंने उसको ऊपर से तक देखा। जी। मैंने कहा हाँ यही वो लड़का है जो मेरी मदद करेगा जी। और मेरी सहायता करेगा। जी। और इस तरह मैं अपनी चेयर से उठ के, कहते हैं अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना हो ना सर, जी। तो पहल आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी पहला कदम आपको बढ़ाना है, आपको ही बढ़ाना जी पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं अपनी चेयर से उठा और उसके पास में एक चेयर खाली रखी थी। जी। मैं उसके पास जाके बैठ गया और मैंने कहा हेलो जी। मैं मुकेश राजपूत हूँ। उसने कहा मेरा नाम प्रमेश कुमार पांडे है। जी। मैंने कहा मैं भोपाल से हूँ। उसने कहा मैं रीवा से हूँ। जी। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया मैंने। जी। मैंने कहा सुना है रीवा बहुत खतरनाक जगह है जी। और बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। जी। अरे उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। जी। आजकल रीवा में बहुत विकास हो गया है, शिल्पी प्लाजा बन गया है, काफी जी। कॉम्प्लेक्स बन गए जी। हैं। एक रीवा बहुत अच्छी शहर बन गया है। जी। बात करते करते हम दोनों में बात यहाँ तक पहुंची कि मैंने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो भोपाल। कहने लगे मैं यहाँ पर है ना कुछ नई चीज करने आया हूँ, जी। कुछ ऐसी पढ़ाई जिससे कुछ अलग समाज में हो। जी। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जी। इस तरह हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। जी। फिर हम लोग घंटों पैदल चला करते थे सर। जी। आपस में हम लोग इंग्लिश की बातें किया करते थे क्योंकि हम जी। लोग इंग्लिश सीखने का शौक था। जी। तो हम दोनों ने प्रॉमिस किया कि हम दोनों आपस में गलत शब्द बोलेंगे। जी। तो घंटों पैदल चला करते थे, फिल्में साथ देखा करते जी। थे। और फिर एक दिन उसने मुझसे पूछा कि मुकेश तुम्हारे जीवन में सपने क्या हैं। जी। मैंने कहा सपने तो मेरे सीए करने के हैं, हाँ। लेकिन सुना है सीए कोर्स बहुत कठिन है जी बिल्कुल। और मैं पास हो नहीं पाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एलएलबी कर लेता हूँ हाँ। और किसी एडवोकेट के पास जाके टैक्स एडवोकेट का काम सीख के टैक्स का काम करूंगा और मेरी जिंदगी चल जाएगी। जी। मैं अपनी इस तरह निकाल लूंगा। जी। उसने कहा नहीं, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप आसमान के सपने रखेंगे जी। तो बीच में आप जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप। जब आप बीच के बिल्कुल। सपने रखेंगे तो नीचे क्या- रहेंगे। क्या बात है। तो कह लगे नहीं सपने हाई रखेंगे और सीए करने मैं भी यहाँ आया हूँ। क्या बात। मैं रीवा से टीआरएस कॉलेज में पढ़ा हूँ जी। और मैं यहाँ पर सीए करने ही आया हूँ। इस तरह उसने सीए की क्लास में उसने एडमिशन दिलाया, उसने अरे, फीस भरी, क्या बात। उसने किताबें दिलाई और मुझे उसने बहुत बूस्ट किया। मुझे अच्छी तरह याद है प्रमेश पांडे जो थे वो मेरे साथ 3 क्लास तक चले। मतलब मैंने किताब में भी जिक्र किया है, पहली बार हम दोनों सीए में फेल हुए, जी। दूसरी बार फिर फेल हुए, जी। तीसरी बार प्रमेश जब फेल हुआ तो उसने मुझसे कहा कि मुकेश अब मैं सीए को कंटिन्यू नहीं करूंगा और मैं कुछ और करूंगा। जी। जबकि मैं उसको पहले से समझा रहा था जी। कि आप सिर्फ सीए करो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था। वो कहीं रेलवे एग्जाम देता, जी। कहीं बैंक एग्जाम देता, जी। कहीं ये एग्जाम देता। जी। मैं इसको हमेशा बीच में समझाता रहता, प्रमेश तुम मुझसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है और तुम रीवा के हो, रीवा जी। के स्टूडेंट बहुत धुरंधर है। जी। मैंने कहा तुम्हारी मैथ्स भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो मैंने कहा आप तो सीए करो और उसी फोकस करो, पर ऐसा नहीं हुआ। जब वो 3 बार फेल हुआ तो उसने कहा मैं सीए को कंटिन्यू नहीं करूंगा और मुकेश मैं भी तुमको सलाह देता हूं कि तुम सीए मत करो। जी। मैंने कहा देखो दोस्त, जिंदगी कोई क्रिकेट का खेल नहीं है जी। कि मैं उसे दोबारा शुरू कर दूं, जी। है ना, और दोबारा मैदान बदल दूं। बिल्कुल। यहाँ जिंदगी के इस खेल में हम एक बार खिलाड़ी बन के उतरते हैं मैदान में जी। और हमें यही खेल आखिर तक चलना है। जी। अब जो होगा देखा जाएगा। जी बिल्कुल। उसने कहा नहीं मुकेश, जब मेरा नहीं निकल रहा तो जी। तुम्हारा कैसे निकलेगा। मैंने कहा तुम में और मुझ में एक फर्क है, मैं मानता हूं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, सही बात है। मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, जी। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करके जी। मैं तुम्हारे बराबर नंबर लेकर आया हूँ। जी। यकीन मानना साहू जी, जब भी हम सीए में फेल होते जी। तो मेरे 2 या 3 नंबर
जी। उससे कम आते थे क्या? और मैं इसी बात में खुश रहता था कि चलो एक विद्वान से विद्वान मेरे 2-3 नंबर ही कमाए। हाँ, मतलब उसकी बराबरी तो कर पाया। जी। यही मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य बड़ी की बात। बात। जी। मैंने उसको बहुत समझाया। यकीन माना दोस्तों, वो जब जा रहा था मुझे छोड़ के, मैं पहली बार अपने दोस्त के लिए आंखों में आंसू भर के मैं उससे कह रहा था, तुम मुझे छोड़कर यहाँ मत जाओ, तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आए थे जी। और मेरे को बीच में छोड़कर आप जा रहे हो। यकीन मानना, मैंने किसी लड़के से जी। मतलब जिंदगी में पहली बार इतना रिक्वेस्ट की थी और मैंने आंखों में आंसू भर के उससे कहा कि हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत देर तक कहता रहा लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। जी। वो मुझे छोड़कर चलता नजर आया। जब वो जा रहा था तो मैं उसकी तरफ पीछे से ऐसा देख रहा था और जब वो उसे बहुत दूर निकलने लगा तब मैंने जोर से एक आवाज लगाई, परमेश, लेकिन वो रुका नहीं और वो चला गया। इस तरह उसके जाने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र आगे खुद शुरू किया। जी। उससे पहले मैं 2 दिन अवसाद में रहा। मैं 2 दिन उसके जाने का बहुत दुख मैंने फील किया। मैं एक कमरे में बैठा जाके और एक ऊपर लाइट जला के जी। और टेबल पे हाथ रख के सिर्फ पुरानी बातों को याद कर रहा था कि ऐसा क्या हो गया, क्यों चला गया, वगैरह वगैरह। सोचते सोचते मैंने फिर एक डिसीजन लिया। जी। आपने अगर नाम सुना हो माइकल फेल्प्स का, जी बिल्कुल। तो उन दिनों मुझे कहानी याद आ रही है। मैं इसको थोड़ा बीच में रोक के कहानी छोटा सुनाना चाहता हूँ कि जी। माइकल फेल्प्स जो थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था सर, मेजर। अच्छा। और वो उनसे डॉक्टर ने कहा था, वो ग्रेट स्विमर थे, जी। डॉक्टर ने कहा सर अब आप मैदान में नहीं मतलब खेल आप तैराक नहीं कर सकते क्योंकि आपका हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया है। जी। और इस बात की क्या गारंटी है कि हाथ जोड़ने के बाद वैसे ही काम करेगा जी। जैसे कि किया करता था। जी। यकीन मानना सर, माइकल फेल्प्स जो है ना, जी। डॉक्टर के पास 2 घंटे तक रोते रहे जी। क्योंकि उनका बरसों का सपना, उस ओलंपिक में हिस्सा लेने का जो सपना था बरसों का, 2008 में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीत के वो बहुत बड़े विजेता बने थे। जी। तो उनका सपना था इस स्विमर को जीतना और अपने आप को प्रूफ करना कि मैं हूँ। जी। माइकल फेल्प्स बहुत रोते लगे। रोते रोते वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहते, डॉक्टर साहब मैं ये प्रतियोगिता में भाग जरूर लूंगा जी। और मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जी। मैं अपने पैरों का इस्तेमाल करूंगा। जी। उसके बाद माइकल फेल्प्स ने लगातार 2 साल प्रैक्टिस की थी जी। और 2008 में 8 वर्ल्ड कप जीत कर उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था। तो मुझे एक कहानी कहीं ना कहीं एक याद आ रही थी उस समय कि जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जी। जब आपके पास 2 रास्ते होते हैं, जी। करें नहीं करें। मैंने अक्सर ये भी देखा है, स्टूडेंट्स की लाइफ में देखा है जी। कि आप जिंदगी किसी खास इम्तिहान में हो जी। और पता लगता है आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, बिल्कुल। पिताजी बीमार हो गए हो, जी। माताजी बीमार हो गई जी। हो और आप सारा इमोशनल छोड़कर जी। आप वहां चले जाते हैं, जी। जबकि समय होता है एक निर्णय लेने का। बिल्कुल। मुझे याद है, इस कहानी को थोड़ा सा और ले जाना चाहता हूँ। मैंने किताब में बताया कि जब मेरा सीए का लास्ट ग्रुप बचा था, जी। मेरे पिताजी का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा था और माँ ने कहा था कि पिताजी का ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं शायद ही हो रहे जी। हैं और तू उनसे जाके मिल। मैंने कहा मेरे एग्जाम है नवंबर में और मैं नहीं मिलूंगा जी। क्योंकि मैं पढ़ाई पहले करूंगा। लोग तरह तरह की बातें करते थे वहां से कि तुम्हारा कैसा बेटा है, वो जी। देखने तक नहीं जा रहा। लेकिन मेरा मानना है कि सफलताएं त्याग मांगती हैं, जी। हमेशा ही त्याग मांगती हैं। जी। मैंने कहा नहीं, मैं पिताजी को देखने नहीं जाऊंगा, मैं पहले पढ़ाई करूंगा, एग्जाम दूंगा, उसके बाद में जाऊंगा। बिल्कुल। मैंने वही किया, पढ़ाई की, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में पिताजी से हॉस्पिटल में मिलने गया। जी। तो जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं कि जो भगवान होता है, जो ईश्वर होता है, जो परमात्मा होता है, आपको मौके देता है बिल्कुल। बिल्कुल। कि आपके सामने 2 रास्ते लाके खड़ा कर देगा। जी। कभी भावनात्मक, कभी किसी भी तरह से, बिल्कुल। किसी भी तरह वो आपको पीछे ले जाना है। बिल्कुल। क्योंकि नेगेटिव है, कुछ ना कुछ हमारे इन्वायरमेंट नेगेटिव तो चलता है, बिल्कुल। वो आपको खींचता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने, जब मैं अकेला उस कुर्सी टेबल बैठा तो मुझे माइकल फेल्प्स की वो कहानी याद आई कि हमारी कमजोरियों को हम अपनी ताकत बना लें। जी। मैंने कहा कोई बात नहीं दोस्त, तुम चले गए
अब मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं यहाँ से अपना सफर अकेले तय करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं जो भी होगा निपटूंगा। उसके बाद मैंने अपने आप को रीबूट किया और मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा, पता लगा मैं चौथी बार फिर फेल हो गया जी। तो उस समय एक पेपर में कटिंग में आया था कि अगर आप निराश हो गए हैं जी। तो आप यू कैन विन, एक जीत आपकी किताब पढ़िए। मैंने कहा अजीब सा नाम क्यों है, तो फिर मैं उस किताब को लेकर आया 5वें अटेम्प्ट के बाद जी। मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने अपने आप को बूस्ट किया। उसकी एक टैग लाइन थी जो मुझे बहुत पसंद आई जी। उसमें लिखा था कि यदि आप वही करते आ रहे हैं जी। जो कि पहले करते आ रहे हैं तो आपको रिजल्ट ही वही मिलेंगे जो कि पहले मिल रहे हैं। मिलते थे, सही बात है। इस बात ने ये सिखाया है कि अब मुझे कुछ और उसमें नया कुछ करना पड़ेगा पास होने के लिए। जी। उस लाइन से मेरे को ये समझ में आ गया। बिल्कुल। मैंने थोड़ा और मेहनत की जी। और 6वीं बार मैंने एग्जाम दिया। जी। इस बार मैं फेल हो गया था जी। लेकिन पास और फेल के जो नंबर थे वो बहुत कम रह गए थे, करीब 8 नंबर कम थे बस। जी। और मैं यहाँ पर बहुत निराश हो गया था और मेरे दिमाग ने ये मान लिया था कि अब शायद ही मैं सीए बन पाऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं पास हो जाऊंगा। उन्हीं दिनों हमारे सानियाल सर जो हैं वो अपना आर्य भवन के ऊपर कोचिंग क्लास पढ़ाते थे जी। तो मैं उनके पास पहुंचा। मैंने कहा सर मेरे ज़िंदगी के बहुत बड़े सपने थे जी। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं करूँगा क्या, मेरे को ये नहीं पता है जी। क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी। लोगों के पास बैकअप प्लान होते हैं, ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। जी। तो सर ने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई। मैं चाहता हूँ वो कहानी मैं आपको सुनाऊं ताकि दर्शकों को ये पता चले कि सफलता क्या होती है, कैसे मिलती है। जी। उस कहानी मुझे उन्होंने बताया कि 3 दोस्त थे जी। ABC जी। और तीनों दोस्त बहुत अच्छे तैराक थे। जी। तीनों को बहुत अच्छा तैरना आता था और तीनों दोस्त एक जगह मिलते हैं। जी। और उन्होंने कहा कि चलो यार हम बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से हमने राष्ट्रीय गेम जीते हैं, नेशनल अवार्ड जीते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, चलो आज हम लोग किसी जगह घूमने चलते हैं। जी। तो सारे मित्रों ने मिलकर प्लान बनाया ABC ने, हम एक टापू पे घूमने चलते हैं, बहुत बड़ा एक टापू पर। जी। और वो लोग वो टापू पर घूमने गए। जब वो घूम के वापस लौट रहे थे जी। उस समय उनकी नाव में छेद हो जाता है और तीनों को बहुत कॉन्फिडेंस था कि अरे हमने तो बहुत बड़े बड़े अवार्ड जीते हैं, तैराकी में हमारा कोई मुकाबला नहीं है जी। और हम अभी तैरकर किनारे पहुंच जाएंगे, चिंता ना करो। जी। और तीनों दोस्तों ने आपस में गले मिले, अब हम लोग तीनों मिल किनारे मिलेंगे, ऐसा कह के वो तीनों ने नाव से छलांग लगा दी। नाव डूब रही थी। जी। ए ने अपना सफर तय शुरू किया। ए ने जी। कुछ दूर चला और उसने देखा अरे किनारा नहीं दिख रहा है। जी। तो उसने अपना डायरेक्शन दायां कर लिया। जी। फिर देखा अरे अभी भी किनारा नहीं दिख रहा तो उसने डायरेक्शन सीधा कर लिया। जी। फिर देखा अरे अभी भी किनारा नहीं दिख रहा तो उसने बायां कर लिया। जी। इस तरह वो डायरेक्शन चेंज करते करते वो थक गया और उसी पानी में डूब के मर गया। जी। बी ने भी वही किया जी। जो ए ने किया था। जी। और उसका परिणाम भी वही हुआ जो कि ए का हुआ। जी। लेकिन सी जो था वो थोड़ा अलग व्यक्ति था। जी। वो मेरी तरह था। जी। उसने कहा जब मरना ही है जी तो क्यों ना एक ही दिशा में चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों इधर उधर मोड़ा जाए। जी। या तो मर जाएंगे या जीत जाएंगे। बिल्कुल। तो वो ए जो था, सी जो था, वो एक ही दिशा में चलता रहा जी। और वो किनारे पर पहुंच गया। तो ये कहानी मुझे जब सानियाल सर ने सुनाई तो उन्होंने कहा देखो अगर तुम आज यहाँ छोड़ के चले जाओगे सीए को, हो सकता है अगले पल तुम्हें सफलता जुड़ी हो। जी। कहते हैं कि हिम्मत कभी हार मत माने, कभी हार मत माने, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो कह लगे तुम अभी से छोड़ के मत जाओ, हो सकता है अगली पल तुम्हें जीत लगी हो। जी। और कई बार ऐसा लगता है जब सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं जी। तो हमें लगता है बहुत ऊंचाई है, जबकि ऊपर से देखने में वो ऊंचाई कम लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम एक काम करो, सी की तरह फिर से एग्जाम दो। जी। और इस प्रकार सर ने मुझे बूस्ट किया। जी। और मैं 7वीं बार जी। उस सी की परीक्षा में बैठा पहली क्लास में। जी। और 7वीं बार में मुझे पहली क्लास में सफलता मिली। क्या जब मुझे पहली क्लास सफलता मिली तब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरा डिसीजन सबसे अच्छा रहा कि मैं छोड़ के नहीं गया, निरंतर चलता गया। जी। और शिव खेड़ा की किताब ने ये सिखाया था कि कुछ नया डालो। जी। भाई अगर आपको स्वाद में परिवर्तन लाना है जी। तो थोड़ी कुछ मिर्ची मसाला कुछ और डालने की कोशिश करो। तो इस तरह मैं अपना वैल्यू एडिशन करता गया
और 7वीं बार में जब मैं पास हुआ, पहली क्लास निकली, जी। तब मुझे ये पता चल गया कि पास ऐसे होता है। और इस प्रकार आज आपके सामने सीए बनकर बैठा हूँ। आपको बहुत आभार, क्या बहुत बहुत बात धन्यवाद। है। तो ये तो सर की बहुत सारी ऐसी, सर के जीवन में तो अनेकों कहानी हैं। अगर आप पूरी स्टोरियां सुनेंगे तो शायद, और उन स्टोरियों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। सर, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं हताश हो जाते हैं जीवन में, उनके लिए तो आपकी सारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। आप एक छोटी सी दुकान पर काम करते करते, होटलों पर काम करते करते सीए तक बने, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया, ये सब कुछ आपने बताया। आपसे तो खैर आपके बारे में जानने के लिए तो बहुत समय चाहिए, लेकिन अगर मैं संक्षिप्त में बात करूं तो आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे आज के युवकों को, नए नौजवानों को, नए जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?